दोस्तों, बांग्लादेश को पाकिस्तान से JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट मिल सकते हैं। अब उसकी पॉसिबिलिटी हो गई है क्योंकि 2 सिमुलेटर उसके ट्रेनिंग के लिए होते हैं, वो ऑलरेडी ढाका पहुंच चुके हैं। ये इसका मतलब है कि पुख्ता सबूत है कि अगर उनको ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो गई है सिमुलेटर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट्स आर नॉट फार अवे। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, जो दोनों मिलकर इसको बनाते हैं। लेकिन JF-17 के फाइटर जेट के 2 सिमुलेटर मिल गए हैं उसको, यानी कि आज से करीब-करीब समझो 1 हफ्ते पहले ये सिमुलेटर्स जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं, ढाका पहुंचे हैं। ये कहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे पता नहीं, किसी जो एयरफोर्स का जो एयरपोर्ट होगा वहां पे भेजे जाएंगे। बांग्लादेश के डेली एशियन न्यूज, एशियन एज की एक रिपोर्ट आती है, उनका कह रहा था कि हाँ, दोनों कंट्री के बीच में एक डिफेंस डील हो रही है और बांग्लादेश के जो पायलट्स वगैरह हैं या वर्कर्स हैं, एयरफोर्स के वर्कर्स हैं, उनको इस प्लेन के जो ऑपरेशनल क्लाइमेट होता है उससे उससे इंट्रोड्यूस कराया गया है उनको। अब यानी कि एक सिमुलेटर के आने का मतलब क्या है, सिमुलेटर पे ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है, सिमुलेटर के क्लाइमेट से आपको इंट्रोड्यूस कराने का मतलब क्या है। इसका मतलब कि बांग्लादेश हैज ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू बाय दिस एयरक्राफ्ट इन वेरी नियर फ्यूचर, और वो उसका शायद जो एक लेटेस्ट वर्जन है JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट, वो शायद इसको वो खरीदने जा रहा है। और अभी ये रिपोर्ट्स तब आ रही हैं जबकि खासतौर से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग वगैरह काफी। दूसरी बुरी खबर है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इस समय जो वर्केबल फॉरेन एक्सचेंज है $688 बिलियन में सिर्फ $545 बिलियन से भी नीचे का आ गया है। यहां से खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, भारत के लिए ख़तरा बढ़ चुका है क्योंकि भारत की सरहदों के ऊपर एक तरफ तो ऑलरेडी JF-17 थंडर्स मौजूद थे पाकिस्तान की सूरत के अंदर, लेकिन एक और सरहद के ऊपर भी JF-17 थंडर पहुंच चुके हैं और वो सरहद है बांग्लादेश की। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत के अपने दिफाई तज्जिया निगार अपनी हुकूमत को ख़बरदार कर रहे हैं कि हमारे एक तरफ जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने तैयारे बेच बेच कर जो पैसे हैं वो कमा रहा है और आपके लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, ये क्लिप तो आपने सुना है, लेकिन इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर तो आपको याद होगा, जिसके मुतालिक भारतीय अफवाज पहले तो ये कहती रही कि पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल फतेह-2 रॉकेट जो पाकिस्तान ने चलाए थे वो भारत तक नहीं पहुंच सके हैं, भारत के अंदर कोई भी तबाही जो है उससे नहीं हुई थी। अब भारतीय अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफसर जो है वो इसके मुतालिक क्या कह रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के रॉकेट किस तरह से भारत के अंदर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने तबाही मचाई है और किस स्पीड के ये हामिल हैं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में सुनवाते हैं आपको भारतीय फ़ौज के मुतालिक और भारतीय जनरल जो कि पाकिस्तान के स्ट्रेचर की, जो कि इस वक्त दुनिया के अंदर बढ़ चुका है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन किराम, कुछ अहम खबरें जो ईरान अमेरिका डील है इसके मुतालिक भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हर किस मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ज़रा ये क्लिप सुनिए जिसके अंदर भारतीय फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले मुबैना एक अफसर क्या फरमा रहे हैं। और उसके बाद उतना क्लियर था कि हमारे एयरक्राफ्ट कोई भी उड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी दिखता है तो समझ लेना कि एनिमी का है, आप फायर करो सीधा। ना ठीक है साहब, ओके, हम उसको फायर करते रहे। उसके बाद साहब हमको जो मैसेज मिला कि 3 एयरक्राफ्ट आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अभी दूरी लगभग 132 किलोमीटर के करीब है और रेडी हो सकता है कि IB की तरफ आए। तभी एक इंसिडेंट होता है कि एक मिसाइल आके, रॉकेट है, एक मिसाइल आके हमारे गन के लगभग 50 मीटर दूरी पे गिरता है। मिसाइल? हाँ साहब। इसका आप लोग को पता नहीं चला? नहीं, मिसाइल क्या है साहब, छोटा मिसाइल है। दूसरा चीज स्पीड इतना है, एक लाइट सी दिखती है बस, और एक लाइट दिखी, हल्का इंगेज भी नहीं हो पाता। रडार भी ये था कि देखना कुछ दिखा गया, बस इतने में आके वो गिर जाता है। उसके बाद नुकसान नहीं होता कोई, और छोटा इम्पैक्ट था। कितना दूर बताया आपने? 50 मीटर? 55 मीटर पे। लेकिन उसके पीछे एक बिल्डिंग है, हमारे गन के पीछे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे हैंगर है, उसके पीछे गिरता है वो। फिर वो गनर दोनों करते हैं, सर क्या हुआ, क्या कुछ बहुत बड़ा विस्फोट सा आवाज है। कुछ नहीं हुआ, अरे फायर किया, इधर से मिसाइल फायर किया एयरफोर्स ने। तो बोला सर इतना आवाज़ फटने का नहीं है, मिसाइल फायर देखा तूने? मिसाइल फायर होता है ऐसे आवाज़ आता है, बहुत बड़ा मिसाइल फायर किया है इन्होंने। तो बोला ठीक है सर। फिर हम अपना लग जाते हैं एंगेजमेंट में। मेरे को पता है कि मिसाइल गिरी है, इनको भी बताऊंगा, एक तो स्ट्रेंथ है हमारे पास और पैनिक ना हो जाए कोई। गनर मेरे बिल्कुल इतना बुस्टअप थे कि वो बस हर कुछ भी दिखता है सर फायर कर दूँ, बिल्कुल रेडी रहते हैं। जब मिसाइल गिरने का बताता तो थोड़ा हो सकता है कोई पैनिक हो, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमको फिर अब दूरियाँ धीरे धीरे कम होती गई,
130 से 128, 20, 100। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो रॉकेट फोर्स है उसके चर्चे तो आपने पहले ही सुन लिए थे, और उसके बाद फिर अब ये जो क्लिप है ये भी आपको इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइलों की खेप है वो इतनी पावरफुल है कि वो भारत तक पहुंच सकती है और भारत के अंदर पहुंचकर तबाही भी मचा सकती है। क्योंकि एक अफसर ये कह रहा है भारत का कि एक ऐसा मिसाइल आकर लगा है कि जो लाइट की तरह था, जो कि हमारे रिडार्स कैप्चर नहीं कर सके हैं। उसकी इतनी स्पीड थी कि हमें बस यूं एक लाइट की सी जो झलक है वो नज़र आई और वो आकर हमारे पर गिर गया था। एक तरफ ये भी कहते हैं कि जो फतेह 2 रॉकेट था वो पाकिस्तान पहुंच नहीं सका था। तो ये एक जो तजाद है वो आया, लेकिन बातों बातों में ये बात उनके मुंह से निकल गई कि पाकिस्तान का जो मिसाइल है वो भारत तक पहुंचा और पाकिस्तान के मिसाइल ने यहाँ पर पहुँचकर जो है वो हिट भी किया है, यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, जानी नुकसान ना हुआ हो, जो भी इम्पैक्ट था वो हुआ है। तो ये एक पैगाम भी है। अब तो जो पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स है उसका बाकायदा क़याम हो चुका है। हम लोग नए से नए जो तजर्बे हैं वो कर रहे हैं, हम लोग फतेह 5 तक पहुंच चुके हैं। तो अब ये गेम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और नाज़रीन किराम, इसी के साथ एक और जो क्लिप है जनरल यश मोर का, ज़रा वो सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। तो ज़बरदस्त रोल प्ले किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और पाकिस्तान का, और जो है हाई स्टेक्स है, फ्रेजाइल सीज फायर है। 50-50% चांस थे कल, आज मुझे 70-30 लग रहा है, 70 टुवर्ड्स पीस एंड 30% टुवर्ड्स वॉर। पाकिस्तान का स्टेचर, पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान का बेनिफिट। जब ये साल शुरू हुआ था 2026 का, पाकिस्तान की हालत खास अच्छा थी नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी नहीं। आपको पता ही है पिछले साल ऑप्शन दूर के बाद जो है चाइना को IMF का लोन मिला, चाइना को वर्ल्ड बैंक का लोन मिला, पाकिस्तान को। तो सडनली पाकिस्तान emerged as a mediator and आपको पता ही है इन आइज ऑफ ट्रम्प मुनीर इज हिज फेवरेट फील्ड मार्शल, एंड JD वांस और आसिम मुनीर की जो रिलेशनशिप है, कहते हैं दैट इज एक्चुअली बिहाइंड दिस एंटायर थिंग। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर वेरी मच इन टच विद ईच अदर इन रियल टाइम बेसिस, और शायद वही रीजन है इस डील को पुश करने के लिए थ्रू द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जबरदस्त चीज हुई है। ईरान वाज एबल टू ट्रस्ट पाकिस्तान इन दिस एंटायर थिंग। तो बड़ा रेयर है इस चीज में कि पाकिस्तान वाज एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ 2 वॉरिंग फैक्शंस। तो दोनों बॉक्सर्स के बीच में व्हाइल इट क्रिटिसाइज इजराइल वेरी वेरी सीवियरली, इट इज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ इजराइल, स्पेशली UN जनरल असेंबली में आपने देखा होगा पाकिस्तान डेलीगेशन का काम वहां पर अगेंस्ट इजराइल। तो इट वाज एबल टू keep that aside and win the trust of both the parties, that is US and the shuttle diplomacy कह लो, backdoor diplomacy कह लो, heavy lifting कह लो। और इसमें जो है पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप एंड मिलिट्री लीडरशिप जो है they have earned a name for themselves, और इससे जो है इनके जो है इनका स्टेचर बढ़ गया, इनका स्टेचर बढ़ गया, और आने वाले दिनों में इनको ग्लोबल लेवल पे एक रिकग्निशन मिली है इस पूरी की पूरी लड़ाई के बाद। और ये सीज फायर अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसमें काफ़ी क्रेडिट जो है पाकिस्तान को मिलेगा। और पाकिस्तान इज एमर्जिंग एज द सन इन द स्काई। ठीक है, वो जो नया वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज होगा इस लड़ाई के बाद, जिसमें कि चाइना, रशिया, ईरान, दे आर एमर्जिंग एज वन ब्लॉक। तो उस ब्लॉक का एक अहम जोड़ने वाला क्लू पाकिस्तान भी है। सो पाकिस्तान इज एट द राइट टाइम in the right place in history as far as present, but we don't know what is going to happen tomorrow. तो not रोल तो हमारा खास रहा नहीं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया जी नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीफ़ें आपने तभी सुन ली थी जब पाकिस्तान ने आरज़ी तौर पे ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाई थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान बतौर सालसी एक अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है, तो अब भारत भी इसके ऊपर मजबूर हो चुका है कि वो ये कहे कि पाकिस्तान का स्टेचर इतना बड़ा हो चुका है कि पाकिस्तान आलमी मंजरनामे के ऊपर आया हो गया है और एक ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है। और वो ब्लॉक रशिया, चाइना वगैरह बना रहे हैं, पाकिस्तान उसके अंदर भी है। पाकिस्तान का ये कमाल है कि पाकिस्तान इस वाले ब्लॉक के अंदर भी है जो कि चाइना और रशिया मिलकर बना रहे हैं, ईरान भी उसके अंदर शामिल है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान जो दूसरा ब्लॉक है, यूरोप, अमेरिका और ये तमाम तर जो वेस्टर्न साइड है, इसके साथ भी अपने रवाबित कायम रखे हुए है। तो ये पाकिस्तान ही कर रहा है, और शायद इसीलिए ये जो पाकिस्तान का स्टेचर है वो इतना बड़ा हुआ है। और पाकिस्तान की तारीफ़ें इस वक्त भारतीय जर्नल भी करने पर मजबूर हो चुके हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें कि इस वक्त ईरान अमेरिका जो महाज है उसके ऊपर क्या कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले जो खबर है वो आज की ताज़ा तरीन ये है कि अमेरिका अब ईरान के ख़िलाफ़ दोबारा जंग नहीं करेगा।
सदर ट्रंप ने अपने मशीरों को ये बात बता दी है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने मशीरों को बताया कि जब तक ईरान की जानिब से अमरीकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता दोबारा जंग नहीं होगी। आपको पता है कि एकदम से मुज़ाकरात के दौरान जंग दोबारा शुरू हो गई थी, ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है। ईरान फिर जो दूसरे मुल्क हैं कुवैत वगैरह जहाँ से उनको लगता था कि ये हमले लॉन्च हुए हैं उनके ऊपर अटैक करता है और फिर वहाँ पे आपने इम्पैक्ट्स भी देखे कि हुए। तो ये जंग का खदशा दोबारा से बढ़ चुका था, लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर से पलटी मारी है और एक बार फिर से वो बैकफुट पे गए हैं और अब कह रहे हैं कि दोबारा से जंग बंदी हो गई है, लेकिन तब तक जब तक हमारे जो फ़ौजी हैं उनको हिट नहीं किया जाता। तो रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया जंग को मज़ीद फैलाना नहीं चाहती और सफारती हल को तरजीह दे रही है। अब ये जंग चूँकि बंद होने जा रही है तो ये एक आखिरी झटका हो सकता है और एक ऐसा झटका जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है वो किया जा सके या फिर जो मुज़ाकरात की टेबल है उसके ऊपर कुछ बातें अपनी मनवाई जा सके। शायद इसके लिए दबाव में लाने के लिए एक दूसरे को ये तमाम तर जो काम हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। दूसरी खबर सुनिए, अमरीकी सदर ने इस हफ्ते के आखिर तक ईरान से मुआहिदा तय पाने के इम्कान है वो जाहिर कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हैं, ईरान की अफजुर्दा यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं, मुमकिन है कि हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो, ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अगर हुआ तो मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक हो जाएगा। तो इस हफ्ते के आखिर तक जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं हो सकता है कि वो रंग ले आएँ और पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है उसके नाम से एक मुआहिदा तय पा जाए। कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमले अमरीकी कार्रवाइयों का जवाब थे। ट्रंप ने खुद ही इस बात का इतराफ़ कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी हमलों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हर चीज़ की एक वजह होती है। जिस रोज़ ईरान ने कुवैत पर हमले किए उससे पहले की रात अमरीकी फ़ौज ने ईरान को बहुत शिद्दत से निशाना बनाया था। कुछ लोग कहेंगे इन्हें ईरानियों को यानी कि किसी हद तक इश्तियाल दिलाया गया था, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वो इसका जवाब दे रहे थे। यानी कि अब अमरीकी सदर भी मान रहे हैं कि ये हमला जो है वो ईरान की जानिब से जो कुवैत के ऊपर किया गया वो बिला जवाज़ नहीं था, इसका जवाब उनके पास मौजूद था क्योंकि हमने उनके ऊपर अटैक किया था। तो कुवैत के ऊपर जो अटैक ईरान की जानिब से किया गया है वो ये ना समझा जाए कि वो ईरान ने किया है, वो आप यही समझिए कि अमेरिका ने किया है, क्योंकि अमेरिका को पता था कि जो जवाब आना है वो हम तक तो नहीं आना, वो तो इनके पास जाना है। तो अमेरिका ने कुवैत के ऊपर अटैक किया है। ज़रा इस बात को भी आप यूँ देख लीजिए। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने ट्रंप को ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से रोकने की करारदाद मंजूर कर ली है। ये करारदाद 208 के मुकाबले में 215 वोटों से यूँ मंजूर हुई कि 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ देते हुए अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ जंग की मुखालफत कर डाली है। ये वही सिलसिला है जो कि इस जंग के शुरू से जो अमरीकी लोग हैं, अमरीकी नुमाइंदगान हैं, वो अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई ये जंग क्यों शुरू की गई है, इसकी वजाहत दो। अब सूरत हाल ये है कि जो रिपब्लिकन अरकान हैं वो भी डेमोक्रेट्स का साथ दे रहे हैं और वो मिलाकर जो वोट हैं वो 215 तक पहुंच चुके हैं और यूँ ये करारदाद जो है वो मंजूर हुई। ईरान ने अमेरिका के नए मसौदे पर अपना जवाब अभी नहीं भेजा। इत्तफाक हुआ तो MOU 4 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। ईरान ऐसा कोई मुआहिदा नहीं करेगा जिसमें लुबनान को नज़रअंदाज किया जाए। ईरानी मीडिया का ये दावा किया जा रहा है क्योंकि अब बात जो है वो लुबनान के ऊपर अड़ी हुई थी कि लुबनान के अंदर कोई जंगबंदी होती है, ये नहीं होती, वो ईरान के साथ नथी कर दिया जाए ताकि ईरान के अंदर जब जंगबंदी हो वो लुबनान के अंदर भी जंगबंदी कंसीडर हो और अगर वहाँ पे कुछ मामला शुरू होता है तो फिर जो ईरान है उसके साथ भी मामला दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो ये मामला कुछ यूँ भी चल रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ एक और जो ख़बर है, हमारी अस्करी पोजीशन अब इससे ज़्यादा मजबूत है जितनी जंग से पहले थी। ईरान का ये कहना है क्योंकि अब ईरान को टाइम मिला है बीच में जब जंग बंदी रही है, तो ईरान ने अपने तमाम तर मिसाइल लॉन्चर्स जो हैं वो दोबारा से तैयार कर लिए हैं, अपनी मिसाइलों की खेप दोबारा से पूरी कर ली है, अपने ड्रोन्स की मैनुफैक्चरिंग जो है वो ऑलरेडी उन्होंने तेज़ कर दी थी। तो अब तो बहुत टाइम उनको मिल गया है, तो अब तो वो जो अटैक करेंगे वो आपको पता लगेगा, उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी। कुवैत ने एयरपोर्ट हमले की सर्वेलेंस फुटेज जारी कर दी है। वीडियो में ज़ाहिर एक ड्रोन को हवाई अड्डे के टर्मिनल पर लगते देखा जा सकता है। मुमकिन तौर पर यह फुटेज ईरानी पासदारान के इस दावे की नफ़ी के लिए जारी की गई है जिसके मुताबिक उन्होंने कुवैती एयरपोर्ट को निशाना नहीं बनाया बल्कि इंटरसेप्शंस के दौरान अमरीकी दिफाई निज़ाम में ख़राबी इस हादसे का बायस बनी है। अब जब भी कोई अटैक होते हैं तो
चूँकि जंग है और जंग के अंदर जहाँ पर आपके हरीफ ये ना देख रहे हो कि हम लोग केमिकल वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग हर जो जंगी जुर्म है वो कर रहे हैं आपके ऊपर, तो फिर ये वाला फरीक भी कैसे देखे कि ये मिज़ाइल जाकर कहाँ पे लग रहा है, क्या आया वो अस्करी पॉइंट है या कोई सिविल पॉइंट है। तो ये मामला है। तो बीच में ऊंच नीच जो है वो आपने दुबई के अंदर भी देखी कि ईरान की जानिब से हो गई कि जब मिज़ाइल कहीं और जाकर लगना होता है लग किसी और बिल्डिंग पर जाता है। तो ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन जो भी हुआ अफसोसनाक है। आपस में ये तमाम तर ममालिक को इस हद तक जो है वो नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या किया जाए कि जब हमले जो है वो रुकने का नाम ना लें और ईरान के पास भी शायद कोई और ऑप्शन नहीं है। ईरान भी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने तमाम तर जो हमसाए हैं या नेबर्स हैं उनको अपना मुखालिफ कर लूँ। इसके पीछे जो मामला है वो अमेरिका का ही है। अमेरिका अटैक करवाता है इन तमाम तर ममालिक को। तो फ्यूचर के अंदर भी आप समझिए कि अब ये तमाम तर ममालिक अमेरिका के मरहूने मिन्नत हो चुके हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो फिर ईरान इनको छोड़ेगा और इनको अपने दिफा के लिए अमेरिका चाहिए ही चाहिए। और अमेरिका के पास ये ऑप्शन है कि मैं इनके ऊपर जब मर्जी अटैक करवा सकता हूँ। ईरान के ऊपर अटैक करना होगा, वापसी वो इनके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये सूरत हाल इस तरह से चल रही है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।